अच्छा, एक बार मैंने लास्ट टाइम जब आपको बता दी थी, उस टाइम तो मेरे ख्याल से शायद माइक जो है वो म्यूटेड था। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने कल भी पहले ऑनलाइन क्लासेस में, और मैंने खास तौर पे बता दिया था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लास में ही करेंगे, क्योंकि जो संडे को मेरी एक ऑनलाइन क्लास होगी वो असल में सारे ग्रुप्स की कंबाइंड क्लास होगी। तो मैं वो चैप्टर क्योंकि हर क्लास में पढ़ा रहा था वो मैं साथ ही कंप्लीट करा। ठीक, इस बार से मैंने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट करवा दिया। अच्छा, लास्ट टाइम तक हमने मेरे ख्याल से फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर की बात कर ली थी। हम आखिर में एक एमसीक्यू देख के गए थे कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने कंडक्टर को स्ट्रेच किया, तो मैंने खास तौर पे बताई थी कि कंडक्टर को स्ट्रेच करना और है, कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाना और है। आपको मुझे उम्मीद है कि फर्क याद होगा। और कभी कभार वो एक लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, जिससे हमें ये इंप्रेशन मिल जाता है कि अगर लेंथ जिस प्रोपोर्शन से बड़ी है, एरिया उसी प्रोपोर्शन से कम हुआ है, ताकि वॉल्यूम अपनी जगह पर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जूल्स लॉ। ठीक है, जिक्र किया था नहीं? अच्छा, जिक्र से पहले सिर्फ ये बताते क्या कल ये कहा था कि किताबें लेके आएंगे? नहीं, बाकी में अगर मैं कहता तो आप लेके आ जाते, नेक्स्ट क्लास में जरूर लाएंगे। ठीक है, आज वैसे नीट नहीं होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर क्लास में 2 से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कौन सी किताब। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स की यही लानी है, जो टॉपिक पढ़ा है बेटा उसी की मानना होगा। ये सेकंड ईयर, मुझे एहसास हो रहा है कि मैं किन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, उनको मुझे। तो एक काम करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे जूल्स लॉ, सेकंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक है और सेकंड ईयर फिजिक्स की किताब में मिलेगा। ठीक है, तो किताबों के साथ लाइक करें, आपको जो है वो फायदा होगा। दूसरी बात देखिए, अगर आप बात करते हैं जूल्स लॉ की, तो एक बात हमें पहले से याद है, करंट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। हर करंट का एक जो है ना वो हीटिंग इफेक्ट हुआ करता है। जब करंट पास होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और ये मुसल्लम हकीकत है, यानी एक्सेप्टेबल है कि जब करंट पास होगा वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी एग्जांपल्स जो हमारे जहनों में आनी चाहिए वो क्या क्या हो सकती है? अगर आप टोस्टर की बात करें तो टोस्टर के अंदर कॉइल्स मौजूद होते हैं। आप जैसे उसके अंदर एक ब्रेड स्लाइस डालेंगे, वो स्लाइस अंदर जाएगा और विद इन फ्यू सेकंड्स वो कॉइल जो है वो रेड हॉट हो जाएगा। है कि कर रहे हैं बात से? क्यों रेड हॉट हो गया? हीट अप हो गया। हीट अप होता है तो वो ग्लो करता है। अच्छा, वो ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि जब करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस होगी, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी हीट डिसिपेशन उतनी ज्यादा होगी और वो कॉइल ग्लो करेगा। ऐसे ही कॉइल हेयर ड्रायर के अंदर भी लगे होते हैं। आप हेयर ड्रायर को जो है वो फ्रंट से देखेंगे तो उसमें कॉइल्स होते हैं, लेकिन क्या वो रेड हॉट होते हैं? नहीं, वरना तो खवातीन डर के फेंकते हैं। वो लेकिन होते गर्म जरूर है, क्योंकि जो एयर हेयर ड्रायर से बाहर निकलती है वो हमेशा वार्म होती है, वो हॉट होती है। ठीक है, तो हम क्या समझना चाह रहे हैं, क्योंकि उन कॉइल में से भी करंट पास हो रहा है, वो करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट लाजमी तौर पे क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से आप लाइटर्स देखिए, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कियोस्क होते हैं, छोटे छोटे केबिन होते हैं जो सिगरेट वगैरह बेचते हैं, वहां पे एक लाइटर लगा होता है, देखा है ना? क्या करते हैं उसको? कुछ चीज ऐसी होती है नन्हे बंदे पता ही नहीं, देखे नहीं कभी। और लाइटर्स में क्या होता है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो उसमें भी एक कॉइल लगा हुआ होता है, वो कॉइल भी रेड ऑन हो जाता है। क्यों? करंट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। आखिरी एग्जांपल बल्ब। कुछ बच्चे बल्ब कहते होंगे, मैं बुरा नहीं मानता, वो हर एक अपना अपना प्रोडक्ट है भाई। तो अगर आप जो है बल्ब की बात करें तो बल्ब में क्या होता है? द मोमेंट यू स्विच ऑन द बल्ब, वो उसी में ग्लो करने लग जाएगा। उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है, माशाल्लाह किसी ने वहां से जवाब दिया, सो उसमें टंगस्टन फिलामेंट है, क्योंकि टंगस्टन मेटल की रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होती है। जैसी करंट पास होता है वो हीट अप हो जाता है, जब वो हीट अप हो जाता है वो ग्लो करने लग जाता है। इसके बरखिलाफ जब आप घर में वायरिंग करते हैं तो कौन सा वायर यूज करते हैं? कॉपर वायर। और कॉपर वायर लेने का रीजन क्या है? कॉपर वायर लेने का रीजन ये है कि कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत कम है, करंट पास होता रहता है, हीट डिसिपेशन ना होने के बराबर होती है। यानी आप इमेजिन करें ना, आज अगर कोई बोले कि सर हम जो है वो एडिसन से एग्री नहीं करते, बल्ब के अंदर टंगस्टन नहीं कॉपर लगेगा, लगा दीजिए। अब कॉपर फिलामेंट लगा दीजिए, क्या वो ग्लो करेगा? नहीं। करंट पास होगा? होगा। करंट पास होगा, बहुत ज्यादा पास होगा, लेकिन वो ग्लो नहीं करेगा। तो अब ये हमारी नीड है। देखिए, एक ही चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा देखने का नजरिया जो है वो
बदल सकता है। ठीक है, हमारी नीड क्या है वो बदल सकती है। देखिए जिस एज में आप हैं उस एज में मैं भी गुजरा हूँ। ठीक है, हो सकता है जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हो, सही अचानक नया टीचर आ जाए ना, तो ये जो है ना ये हजम नहीं होता, बहुत को नहीं होता, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी तो कुछ बहुत अच्छा भी मिलता है, इंसान को फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है, सोच बदलती है। ठीक है, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ, मुझे आज तक याद है, आई गेस आई वाज इन एनआईटी यूनिवर्सिटी, जब पाकिस्तान में पहली दफा मैकडोनल्ड आया, हम जो है वो ओपनिंग में गए, नहीं फ्रेंचाइज आई पाकिस्तान में। ठीक है, बहुत ही मासूम बच्चे हैं, इतने मासूम बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे भी बच्चे छोटे हैं तो मेरी ट्रेनिंग अच्छी है, आई कैन हैंडल स्मॉल माइंड्स। तो समझाना क्या चाह रहा था कि मुझे आज भी याद है, हम सारे फ्रेंड्स जो है वो गए, हमने जो है वो बर्गर्स दिए, एक एक बाइट लिया और उन्हीं के बाहर जो डस्टबिन था उसमें फेंक दिया। क्यों? मस्टर्ड सॉस। कराची में मैकडोनल्ड से पहले कितने लोग जानते थे कि मस्टर्ड सॉस भी कोई चीज होती है, वो तो आज भी नहीं जानते। ऐसा सही है क्या? ये क्या बता रहा है? नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप तो अब जिस दौर के हैं, तो मैकडोनल्ड उस वक्त तक जो एस्टेब्लिश ब्रांड बन चुका था। मैं सिर्फ एक बात बता, टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है, टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। कभी कभी हम एक चीज के इतने आदी हो जाते हैं कि उससे हटके थोड़ा सा भी बेहतर हो जाए ना, तो वो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। कभी तब्दीली लाना मुश्किल है, लेकिन आएगी, घबराना नहीं। तो नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब आप देखें, आप किसी अच्छी चीज को कब तक रिजेक्ट कर सकते हैं? ठीक है ना, आप एक अच्छी चीज को कब तक रिजेक्ट करेंगे? तो लोग बसदौक भी होते हैं बेटा, इसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते ना। अब भाई दुनिया के अपने सब रिकॉर्ड होता है ना, ये बड़ा मसला है। लेकिन अभी शुरू की क्लास है, इतना वक्त तो मैं लगा सकता हूँ, जहनों को तब्दील भी तो करना है। दुनिया में इतने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स हैं, वो सारी अच्छी चीजें नहीं बनाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन आउटलेट में जाके वो सबसे थकी हुई चीज लेके आते हैं कि जो यहाँ पर अगर तारे रोड पर वो फुटपाथ पे भी बिक्री हो तो कोई उसे ना खरीदे। तो अगर कोई बसदौक है तो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो तब्दीली आएगी, ठीक है, तब्दीली आएगी, लेकिन कैसे? पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। सही। तो ये पता नहीं कहाँ से बात निकली थी और कहाँ पहुंची, बस यही मसला है बातों का। आपको क्या लगता है मैं भूल गया? तो हम बात कर रहे थे कॉपर वायर की, कि चीजें अच्छी बुरी नहीं होती, उनका इस्तेमाल जो है वो अच्छा हुआ हो सकता है। फॉर एग्जांपल जूस, आप बोले से हीट डिसिपेशन जो है वो नुकसानदेह है। मैंने अभी तक आपको जितने यूजेस बताए उनमें हीट डिसिपेशन, टोस्टर में हीट डिसिपेशन हमारी नीड है, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर हीट डिसिपेशन हमारी नीड है। ठीक है, अगर आप जो है वो लाइटर की बात करते हैं, आप हेयर ड्रायर की बात करते हैं, आप हेयर स्ट्रेटनर की बात करते हैं, आप कर्लर की बात करते हैं, उन सब के अंदर हीट डिसिपेशन हमारी नीड है। लेकिन अगर मैं घर में वायरिंग कर रहा हूं तो हीट डिसिपेशन मेरी किसी काम की नहीं है। तो अब ये हीट डिसिपेशन को कंट्रोल कैसे करते होंगे? हीट डिसिपेशन डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। अगर आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट डिसिपेशन ज्यादा है। लिहाजा वो जगह जहां पर रेजिस्टेंस और हीट डिसिपेशन मेरा मकसद है, मैं ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करूंगा जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो। यानी आज अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए तो रीजनिंग भी आएगी आपको, उस क्वेश्चन में वो 4 मटेरियल का जिक्र करें, उनकी लेंथ भी हो, उनका एरिया भी हो, उनकी रेजिस्टिविटी भी हो, और फिर आपसे ये कह दें कि हम एक टोस्टर बनाना चाहते हैं, इन चारों में से कौन सा सेलेक्ट करना? आपने सिर्फ क्या करना होगा, टोस्टर का काम क्या है? हीटिंग इफेक्ट। आप ये देख लीजिए किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो आपके लिए सुटेबल होगा। या अच्छा, अब ये ज्यादा होना तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि 4 है, किसी की सबसे ज्यादा होगी, किसी की उससे कम होगी, किसी की उससे कम होगी। सवाल वो बेहतर कर देंगे, इन 4 में से कौन सा लीस्ट सुटेबल होगा? तो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, इसका तो टाइम कर सकते हैं ना। कौन सा फेवरेबल है उसका टाइम करना मुश्किल है। सर मैं टोस्टर में जो स्लाइस है ना, मुझे सिर्फ उसे जो है ना वो लाइट ब्राउन करना, तो बोले नहीं सर मैं तो अंदर से जितना जला हुआ मुझे उतना ही जला हुआ स्लाइस चाहिए, तो मुझे डिफरेंट टाइप की रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये तायन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप ये तायन तो कर सकते हैं कि दिस इज लीस्ट फेवरेबल,
क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है। इलेक्ट्रिक आयरन, जब आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं तो हर इलेक्ट्रिक आयरन पे एक पावर रेटिंग होती है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो 800 वॉट से शुरू होगी, वो 1100 वॉट, 1200 वॉट, 1500 वॉट तक जाएगी। क्यों? वो कितना हीटअप होगी, किस तरह के कपड़े को आप आयरन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये बोले सर मेरे घर में तो सिर्फ सिल्क की पैंटी जाती है, आप 800 वॉट की आयरन लेके आ जाइए, लेकिन आपके घर में सब जो है वो कॉटन पहनते हैं, कलम लगा के पहनते हैं, और आप बोले 800 वॉट की आयरन, तो आप आधे हो जाएंगे, वो जो रिंकल्स उसके ऊपर होंगे वो निकलने का नाम। कुछ बात सही में आ रही है? तो हमारी जो नीड है ना वो इस बात का तायुन करेगी कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है ना? हमारी नीड इस बात का तायुन करती है। तो अब जब आप बात करेंगे जोल्स लॉ की, तो जूल ने क्या कहा? करंट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, और फिर उसने एक रिलेशन दिया, और वो रिलेशन हमारे पास क्या था? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाता है? और मैं लास्ट टाइम इस बात की वजाहत कर चुका, कांस्टेंट आता क्यों? ये बन जाएगा E इज इक्वल्स टू QV, कल बताया तो नहीं था? ठीक, E इज इक्वल्स टू QV। अब ये फंडामेंटल रिलेशन, इस रिलेशन की मल्टीपल फॉर्म्स हमारे जहनों में, क्योंकि डेरिवेशन मकसद नहीं है तो मैं सारे रिजल्ट लिखता हूं, याद ना है तो आप बता देंगे, मैं ड्राइव कर दूंगा। E इज इक्वल्स टू VIT, E is equals to I square RT, E is equals to V square over RT। क्या सारी इक्वेशंस ध्यान में आ गई? हमने यहाँ पर Q को रिप्लेस किया था IT से, तो हमें ये मिल गया था। हमने V को रिप्लेस किया था IR से, तो हमें ये मिल गया था। हमने I को रिप्लेस किया था V over R से, तो हमें ये मिल गया था। मैथमेटिकली इन चारों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या मतलब हुआ? अगर यहां से आंसर 12 जूल आएगा तो यहां से भी 12 आएगा और यहां से भी 12 आएगा। आप कोई इक्वेशन इस्तेमाल कर लें, आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अच्छा, ये जो रिलेशन था ना, ये आपके लिए कोई नया रिलेशन नहीं था। आप बहुत पहले कॉन्सेप्ट चैप्टर 13 से पहले देख चुके थे। याद है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो फिर वर्क डन किसके बराबर होगा? Q डेल्टा V। क्या वर्क में एनर्जी में कोई फर्क होता है? नहीं। वर्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, as long as it is energy it is the same। सारे जूल्स में ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क का यूनिट जूल होता है, एनर्जी है, तो मैं इसको सिर्फ लिख देता हूं E। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V लिखना फर्ज तो नहीं है। ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस को V लिखा करते थे, डेल्टा V की क्या लिखते हैं? V। अब मुझे बताइए इसमें और इसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। ये सब जो है वो एक ही चीज की जो है वो अलग अलग शक्लें हैं। ठीक, अब एक एमसीक्यू पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता तो अगर आपके पास 5 इयर्स पेपर्स या 10 इयर्स पेपर मौजूद हैं तो शायद वहां पर भी आपको एमसीक्यू नजर आए। एक कंडक्टर था जिसमें करंट I था, तो उसमें पावर P थी। अच्छा, मैंने एनर्जी बता दी, याद है पावर कैसे निकालते थे? पावर इज एनर्जी ओवर टाइम। इन तमाम टाइम्स को लेफ्ट पे ले जाइए तो सबके सब क्या बन जाएंगे? पावर। तो क्या मैं कह सकता हूं इसके मुताबिक P is equals to VI होगा, इसके मुताबिक P is equals to I square R, और इसके मुताबिक P is equals to V square over R। अब मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट I है, पावर P है, मैंने करंट को 3I कर दिया, पावर कितनी कर दी? अच्छा, एक चीज और सीखें, देखिए जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेना थोड़ा सा टाइम ले, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड सोचें फिर जवाब दें। तो मैं आपको 15 सेकंड दे सकता हूँ। अब हम और कुछ नहीं बताना चाहते, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आपके पास करंट I था तो पावर P थी, अगर करंट 3I हो गया तो पावर कितनी हो जाएगी? 3P। कितना ख्याल है 3P? जाती है तो नहीं लाया, ऐसे उठा ताकि पता चले। आप एटलीस्ट हमें इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि अपनी राय पे जो है वो टाइम में वो वाला नहीं होना चाहिए, सही उठा जी। आपने हाथ नहीं उठाया, क्यों? 3P से एग्री नहीं करते?
कौन ऐसा है जो 3p नहीं मानता? चलिए ये दो खवातीन जी। सर maybe potential different और resistance different, so उसकी वजह से पावर डिफरेंट हो सकती है। पावर डिफरेंट हो सकती है। और आप क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं कुछ लॉस तो होगा ना, बिल्कुल सेम तो होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस होगा, बिल्कुल सेम। अच्छा एक बात आपको बताऊं, मैंने शायद कल भी जुमला इस्तेमाल किया था, पेपर में सवाल जहां है जैसे कि बुनियाद पर सॉल्व किया जाता है, हम अपनी अजम्पशन नहीं लगाते, यूं होगा तो यूं हो जाएगा। मैं एक ऑर्डिनरी सी क्लास है, उसमें क्लास आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, कल आपने बताया था, तो मैं वहाँ क्लास ले रहा था, वहाँ पे एक बच्ची थी, उसने मुझे बताया सर ऐसा होगा तो ये आएगा, ऐसा होगा तो ये आएगा, ऐसा होगा तो ये आएगा। मैंने उससे बोला कि सवाल ये था, आपने मुझे 4 सवाल दे दिए, सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, हमारे सवाल का जवाब है। सवाल जैसा होता है वैसे जवाब दिया जाता है। अब मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है 90। मैं 2 तरीकों से बात समझा सकता हूँ। देखिए पहला तरीका, अगर किसी के जहन में ये आया सर P = VI होता है, आपने करंट को थ्राइस किया तो पावर को क्या हो जाना चाहिए? थ्राइस। अब मेरा अगला सवाल ये होगा कि करंट को 3I बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को 3V बनाना पड़ेगा। मैं बगैर वोल्टेज को चेंज किए हुए करंट को चेंज नहीं कर सकता until and unless मैं कंडक्टर चेंज कर दूं। फॉर एग्जांपल इट्स अ कंडक्टर, जब मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें जो है वो 3 एम्पीयर करंट जा रहा था, मैं चाहता हूं वो करंट जो है वो 3 एम्पीयर से बढ़ के 9 एम्पीयर हो जाए। अब आप ये बोले सर ये वाला कंडक्टर निकाल दें और नया कंडक्टर लगा दें, ये तो केस ही डिफरेंट हो गया ना, आपने कंडक्टर चेंज कर दिया। बात तो ये कि इस कंडक्टर में पहले 3I था, इसी कंडक्टर में अब 9I है, आपने करंट को चॉइस किया है, कंडक्टर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो वो करंट I से 3I कैसे बना होगा? मैंने वोल्टेज को V से 3V बनाया होगा, बगैर वोल्टेज के चेंज हुए में करंट चेंज नहीं हो सकता। गालिबन करंट मोहतरमा ने यही सवाल किया था, मैं इसकी वजाहत भी शायद करके गया था। तो अब अगर मैं इस नजरिए से सोचूं कि सर करंट को 3I किया तो वोल्टेज 3V हुआ, 3 × 3 क्या बन जाएगा? 9। अच्छा आप बोले सर ऐसे नहीं करें, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, ट्रांसफार्मर पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ पावर लॉसेस, पहला वाला क्या था? अच्छा आपने पहला एडीज पढ़ लिया था, ठीक है। उनमें से एक सोर्स ऑफ पावर लॉस थी रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। किताब के अंदर एक न्यूमेरिकल मौजूद भी है जहां पे आप वो लॉसेस कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता तो आप वहां पर यूज करते थे I²R। और शायद आपने याद भी कर लिया होगा जब पावर लॉस की बात होगी तो हम I²R यूज करेंगे। मैं शुरू में वजाहत कर चुका हूं, ऑल 4 इक्वेशंस आर मैथमेटिकली आइडेंटिकल, जो रिजल्ट 1 से आएगा वो बाकी 3 से भी आएगा। अब अगर मैं यहां पर कहूं कि मैंने करंट को थ्राइस कर दिया तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो मेरे पास 9p आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना बेहतर क्यों है? क्योंकि मुझे सिर्फ करंट की इंफॉर्मेशन दी गई और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट ही है। अगर मुझे वोल्टेज की इंफॉर्मेशन दी जाती तो मैं ये इस्तेमाल कर लेता। देखिए करंट को 3I कैसे बनाया? वोल्टेज को 3V करके। अगर आप वोल्टेज को भी 3V कर दें क्या आंसर 9 नहीं आ रहा? आ रहा है। आपने करंट को थ्राइस किया, वोल्टेज को थ्राइस किया, इससे क्या आंसर क्या आ रहा है? 9। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल करें, सिर्फ इस्तेमाल करने के जो लवाजमात है ना वो पूरे कीजिए। अगर मैं P = VI में सिर्फ करंट को चेंज कर रहा हूं, V को चेंज नहीं कर रहा, तो ये तो बेवकूफी है ना, ये तो बेवकूफी है। हाँ अगर सवाल ऐसा होता कि मेरे पास एक कंडक्टर है, उसमें करंट 3I है, मैंने कंडक्टर चेंज नहीं किया, मैंने वोल्टेज चेंज नहीं किया, मैंने करंट को जो है वो डबल कर दिया, क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये इम्पॉसिबल है। देखिए जब हम कहते हैं ना रीजनिंग, तो वो रीजनिंग वैसी रीजनिंग नहीं है कि जैसे फर्स्ट और सेकंड ईयर में आती थी कि आपको 4 लाइनों का जवाब लिखना है। वो रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि वो आपको एक सिनेरियो बना के देते हैं, बोलते हैं व्हिच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपने सोचना है कि भाई जब आपने कंडक्टर चेंज नहीं किया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं किया, तो उससे करंट चेंज हो रहा है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? 90 जी। सर लेकिन वहां पे करंट के साथ-साथ रेजिस्टेंस भी तो मौजूद है किधर? सेकंड और थर्ड फॉर्मूला में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो हम कांस्टेंट मानते हैं ना, जहां तक आपने ओम्स को अप्लाई करना है
वहां तक आपको कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर मानना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। देखिए जब मैंने ओम्स लॉ अप्लाई किया, V इक्वल आई आर, आई इक्वल वी ओवर आर, मैं क्या मान रहा हूं कि कंडक्टर ओम्स लॉ को अप्लाई ओबे कर रहा है। एंड इफ अ कंडक्टर इज ओबेइंग ओम्स लॉ, इसका क्या मतलब है? R इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? अगर कोई नोट करना चाहते हैं नोट करिए। तो मैं नोट कर लिया आप लोग? समझ याद है? अच्छा, अगर आपने वो एमकेट वाला सिलेबस जो है वो आप फॉलो कर रहे हैं तो इस चैप्टर में हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर आपने सिलेबस जो है वो फॉलो कर रहे हैं, आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं, तो अब सिर्फ एक आखिरी चीज आ जाएगी, वो है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमने देखनी होगी। उससे पहले पावर से वाली कुछ बातें बता दूं। पावर का यूनिट क्या होता था? वॉट्स। ठीक है, पावर का यूनिट हमारे पास क्या है? वॉट है, या उसे वॉट्स भी लिख सकते हैं। ठीक। अच्छा, अगर आप वॉट्स लिख रहे हैं तो वो एस लगा देते हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं थी कि अगर सिर्फ लिखेंगे तो डब्ल्यू लिखेंगे, इसके साथ वो एस लगा वो फिर वॉट सेकंड जो है वो बन जाएगा। एक यूनिट होता था जिसको हम नाम देते थे किलोवाट आवर। ये किसका यूनिट था? एनर्जी का। किलोवाट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे तो एनर्जी का यूनिट है, लेकिन हम जो डे लाइफ में जहां पर इसे देख सकते हैं वो कहां पर है? अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें एक फील्ड होती है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। कभी देखा है? वो जो 1 यूनिट है दैट इज एक्चुअली 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। यानी आज अगर आपके बिल पे लिखा हुआ है यू हैव कंज्यूम 1500 यूनिट्स, तो इसका मतलब ये होता है यू हैव एक्चुअली कंज्यूम 1500 किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर है? 3.6 एक्सपोनेंट 6। और बहुत मुश्किल नहीं था। किलो का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट 3 यानी 1000। किलो का मतलब 1000 है 10 पावर 3। वॉट्स का मतलब क्या होता है? जूल्स पर सेकंड। और आवर्स का मतलब क्या होगा? 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बिल्कुल ये बन जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। हमें जो है वो ये वाली बात पता होनी चाहिए, क्योंकि वो
जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो जिक्र आ जाएगा कि कभी कभी आपसे कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के 1 यूनिट की कॉस्ट इतनी है, आपने एक बल्ब इतनी देर तक जलाया, बताएं कितना बिल आएगा। तो जब इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो उसमें जो काम हमें करना होता है वो ये कि वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स। तो पहले आप जूल्स में एनर्जी निकालेंगे, उसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप वो कॉस्ट निकालते रहेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जरूर जिक्र कर देंगे। तो ये यूनिट आपको जो है वो खास तौर पे पता होना चाहिए। अगर सिलेबस देख रहे हो आप खास तौर पर शायद ये नजर भी आता है। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल से क्या मुराद है, पहले तो बताइए सेल क्या होता है। याद रखिएगा फिजिक्स की क्लास है, मैंने कहा बहुत सारे बच्चे ऐसा कौन सा वाला बताया, डीसी सोर्स, और अगर एसी बना दें चले वो करते हैं, ठीक है सही। देखिए अगर आप बात करते हैं सेल की, तो सेल क्या है, सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तमाम सेल्स के अंदर केमिकल होते हैं और केमिकल्स में रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के नतीजे में केमिकल एनर्जी जो बनती है आप उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। यही पढ़ा है ना आपने। अब आपके पास सेल्स दो तरह के होते थे, या तो वो होता था प्राइमरी या वो होता था सेकेंडरी। क्या फर्क होता है, प्राइमरी का जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है, आपने सेल इस्तेमाल किया, कंज्यूम किया, उसकी पावर कम हो गई, आपने उसे फेंक दिया। सेकेंडरी वाले कौन से, रिचार्जेबल है, जिनका केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। यानी प्राइमरी में आप कह सकते थे कि वो इरिवर्सिबल है, सेकेंडरी में आप कह सकते हैं कि वो रिवर्सिबल है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगी जब आप सेल यूज कर रहे हैं। जब आप सेल को चार्ज करेंगे तो रिएक्टेंट से क्या बन जाएगी, या प्रोडक्ट से क्या बन जाएगी, रिएक्टेंट। फिर आप उसे क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक, तो सेल एक डिवाइस है जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना फ्रॉम केमिकल एनर्जी। अब अगर मैं एक सेल की बात करूं तो किसी भी सेल के अंदर, अच्छा मेरा ख्याल है आप लोगों ने सेकेंडरी के प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया, किसी ने कॉलेज में किया, फर्स्ट ईयर नहीं, वो तो मुझे आपको पढ़ाते हुए जो है वो आइडिया हो रहा है कि हम जो है वो पढ़ाई लिखाई से बड़े दूर हैं। तो अगर आपने सेकेंड में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होते तो एक प्रैक्टिकल होता था पोटेंशियल मीटर का, उसका रेफरेंस खास तौर पे इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है आपने थ्योरी में जो है वो पढ़ रखा हो क्योंकि किताब के अंदर मौजूद है। एक सेल होता है जिसे आप कैसे बनाते थे, कॉपर कंटेनर लेते थे, उसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला, फिर एक और उसके अंदर कंटेनर डाला, उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। और सिर्फ बताना ही चाहता हूं कि सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। कैथोड को कैथोड क्यों कहते थे, क्योंकि वहां पर कैट आयन जाएगा, और एनोड को एनोड क्यों कहते थे, वहां पर एनायन जाएगा। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है क्योंकि कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है क्योंकि एनायन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये बातें याद होनी चाहिए। अब अगर आप एक सेल की बात करेंगे तो सेल में आपके पास क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये एनोड है कैथोड है, एनोड है क्योंकि यहाँ पे एनायन आने वाला है, और मैंने अभी कहा था कि एनोड जो है वो पॉजिटिव हुआ करती है। इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मटेरियल है जो कि कंडक्टर इन नेचर है, और दुनिया के जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उन कंडक्टर्स में क्या पाई जाती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, हमने कल भी जिक्र किया था कि मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो रेजिस्टेंस हुआ करती है। ठीक, तो हर इलेक्ट्रोलाइट की एक रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देते थे, स्मॉल आर का, और इस स्मॉल आर का नाम हुआ करता है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका नाम होता है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये जो सेल है, सेल का मकसद था केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। उस एनर्जी को पर यूनिट चार्ज पे आप पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते थे, और एक सेल के केस में आपने उसको एक नाम और दिया, और वो नाम था क्या, ईएमएफ। याद आ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी हम इसकी वजाहत करने वाले हैं, इनफैक्ट उसी की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट कर ले, सेल का ईएमएफ है 3 वोल्ट, पहली बात, नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अगर सवाल आ जाए, ईएमएफ इज ऑप्शन ए द फोर्स नीडेड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट, ऑप्शन बी
the energy provided by the battery to the electrons. Option C, energy provided by the cell or battery to electrons per unit charge, or none of the above, all of the above. किसको सेलेक्ट करें? मैं ऑप्शन रिपीट कर सकता हूँ. ऑप्शन ए, electromotive force is the force needed to move an electron in the circuit. How many of you feel it's correct? मुश्किल हो जाएगा ना. मैं जिंदगी आसान करना चाह रहा हूँ, अपनी जिंदगी मुश्किल करना चाह रहे हैं. एक एक करके सेलेक्ट कर लेते हैं. ये सही लगता है आपको कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में मूव करवाने के लिए चाहिए होती है? नहीं. ठीक है, गलत है. क्योंकि फोर्स तो नहीं, क्योंकि अगर आप याद करें तो वोल्ट का मतलब न्यूटन नहीं होता था. वोल्ट का मतलब होता था, अब तो मैंने सवाल ही सॉल्व कर दिया. दूसरा क्या था? ईएमएफ वो एनर्जी है जो सेल इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगी ताकि वो मूव करे. ये भी सही नहीं है. ईएमएफ वो एनर्जी है जो पर यूनिट चार्ज सेल प्रोवाइड करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन मूव करे. ये सही है. और याद रखिएगा, पर यूनिट चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि आप 6.2 और 6.3 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो 1 कूलम चार्ज बनता है. याद है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में हमने जिक्र भी किया था. तो ईएमएफ उस एनर्जी को कहते हैं जो सेल प्रोवाइड करता है 1 कूलम चार्ज को ताकि वो मूव कर सके. चलिए यहाँ तो दोबारा आपको याद आ गई. तो इसको फोर्स क्यों कह रहा है? यानी आप इसके नाम पे ईएमएफ क्यों रखा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. व्हाई डोंट वी कॉल इट ईएमई, इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता. ऐसे एक सवाल है. एनर्जी फोर्स का काम कर रही है. अगर एनर्जी ऐसा करने लग जाए तो फिर वो एनर्जी क्यों, वो फोर्स क्यों नहीं? चले मैं इस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ. मैकेनिक्स में अगर आपने बात करनी है ना ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल ये मार्कर अगर मैं आज यहाँ पर रख दूं और मैं आपसे कहूँ इस मार्कर को मूव करवाना है, आपने कहा सही काम आज हम एनर्जी से करेंगे, कीजिए. मैं इसके सामने चिल्लाता हूँ, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसको एनर्जी मिलती रहेगी, ऐसे बस नहीं होगा अपनी जगह से. यानी जितने सुना आप हो सकता है उतने सुनिए भी. टीचर बेचारा बोलता रहे, चिल्लाता रहे, वो फर्क ही नहीं पड़ रहा. आप इसके ऊपर जो है ना वो कोई 2000 वॉट्स का बल्ब लाके लगा दीजिए, ये मुस्तकिल एनर्जी लेता रहेगा. इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्या इस जगह से हिलेगा? क्योंकि मैकेनिक्स में वो एजेंट जो मूव करवाने की टेंडेंसी रखता है वो एनर्जी नहीं होती, वो फोर्स होती है. इसे हल्का सा पुश करेंगे ये मूव कर जाएगा. फोर्स इज एन एजेंट व्हिच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन अ बॉडी एट रेस्ट. याद आ रहा है कुछ? तो एनर्जी का मकसद मोशन नहीं है. एनर्जी मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगी. जो एजेंट फोर्स प्रोड्यूस या वो एजेंट जो मोशन प्रोड्यूस करता है उस एजेंट का नाम क्या होता है? फोर्स. ये वाहिद एग्जांपल है जहां पे एनर्जी मोशन का काम या मोशन देने का काम कर रही है, लिहाजा आपने उसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. किसकी? मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की क्या डेफिनेशन आपको बताई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज. तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी बन रही है पर यूनिट चार्ज पे, वो आपके पास क्या कहलाएगी? ईएमएफ. मैंने इस बात की वजाहत करने की कोशिश की कि आप इसको फोर्स का दर्जा क्यों दे रहे हैं? फोर्स तो नहीं है. फोर्स का दर्जा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो काम जो मैकेनिक्स में फोर्स करती है इलेक्ट्रिसिटी में, वो काम यहाँ पर कौन कर रहा है? एनर्जी. तो नाम से धोखा ना खाइए, नाम से धोखा ना खाइए. तो ये फोर्स जरूर है लेकिन यानी नाम के एतबार से, लेकिन ये फोर्स है नहीं. एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. अक्सर बच्चे इतने भोले होते हैं, जैसे उन्होंने देखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नीडेड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट इज द फोर्स, वो उसको क्या करते हैं कि सही, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एनर्जी है. एनीवेज, अब ये हो गया ईएमएफ. हम यूजुअली ईएमएफ को डिनोट कर देते हैं सिर्फ कैपिटल ई से. मैंने क्या किया? मैंने इस सेल से एक लोड कनेक्ट किया. देखिए हुर्फे आम में लोड से मुराद जो है वो वजन हुआ करता है. इलेक्ट्रिकल सर्किट में लोड हर उस चीज को कहते हैं जो बैटरी से पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी ले ले. जो बैटरी से पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी ले ले. तो अब वो रेजिस्टेंस है सिंपल. मैंने यहां पर क्या किया? एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया. अब ये रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकती है. ये एक बल्ब भी हो सकता है, ये एक हीटर भी हो सकता है, ये एक एयर कंडीशनिंग यूनिट भी हो सकता है, ये एक एलईडी स्क्रीन, एक कंप्यूटर, एक चार्जर,
ये कुछ भी हो सकता है। हर वो चीज जो कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेगी वो सेल के लिए क्या कहलाएगी? लोड कहलाएगी। यानी घर में जितने लोग होते हैं, ठीक है, वो घर का जो हेड होगा, जो कमाता होगा, वो उसके लिए क्या है? लोड। ठीक है ना? क्यों लोड है? क्योंकि वो कोई ना कोई रिसोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। एनीवेज, मैंने यहाँ पे एक आर लगा, अब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। जिस करंट की डायरेक्शन को आप सर्किट में शो करते हैं, दैट करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव, सो इट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस। दरअसल जो करंट इसके अंदर होगा वो कौन सा करंट होगा? इलेक्ट्रॉनिक। जो करंट इसके अंदर होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक हमेशा इसके उल्टा जाएगा, माइनस से प्लस। तभी तो इसको कन्वेंशनल कहते हैं कि कन्वेंशन है, हमने एक नॉर्म बना दिया, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि करंट तो असल में इलेक्ट्रॉनिक करंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये कन्वेंशनल है। वो करंट आई है, जो करंट आई यहां से गुजरेगा वही करंट आई यहां से भी गुजरेगा। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। तो इस एतबार से क्या मैं कह सकता हूं, ये वाला आर और ये वाला आर सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो कर रहा है ना, तो सीरीज हो गया। अच्छा, अगर ये सीरीज है तो इसका क्या मतलब हुआ? जो बैटरी का ईएमएफ है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, कुछ इंटरनल के अक्रॉस और कुछ लोड के अक्रॉस। अच्छा, मैं लिखने का आपको भरपूर मौका दूंगा, क्योंकि एक बहुत ही बारीक सा पॉइंट याद दिलाना चाह रहा हूं, समझाना तो आपको नहीं, आप पहले से सब जानते हैं। तो पहले वर्सेस सुन लें। E is equals to VR plus VR। फर्क क्या है? This E is known as EMF. This VR is called lost voltage। इसको लॉस वोल्टेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो वोल्टेज जो जाया हो जाएगा, मैं अभी वजाहत भी कर देता हूं। और ये वी आर आपके पास कहलाता था क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद आ रहा है क्या फर्क है? ईएमएफ सेल की टेंडेंसी है मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करने की, लेकिन जिस लम्हे आपने रेजिस्टेंस सेल से कनेक्ट की, जो इसके अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो चल जाएगी। वो बोलेगी मेरा हिस्सा किधर, मेरा हिस्सा किधर। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, लेट से आपने किसी के फादर की सैलरी जो है वो लेट से 2 लाख रुपए, और मैं आपकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि लिफ्ट भी नहीं करा, जब भी जाके मांग लेना 100 रुपए देगा तो वो शायद 1000 रुपए वाला जूता देने को तैयार है, ठीक है, 100 रुपए नहीं मिले। हाँ, आप अगर अपने फादर के पास चले जाए और आपने सिर्फ ये बोलना शुरू किया कि मुझे एक फोन चाहिए, वो 2,10,000 रुपए का, ठीक है, वो आपको वो भी दिलाने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना? क्यों? उनका ईएमएफ है 2 लाख का मैक्सिमम, ठीक है। तो फादर तो ऐसे होते हैं ना, वो तो पूरा दे देंगे, ये सब तुम्हारा। लेकिन जैसी डील होने वाली होगी ना, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी, मैं नाम ले लूंगा, आपने भी रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी, और फिर वो इंटरनल रेजिस्टेंस ना बहुत सारे खर्चे बताती है कि अभी ये भी है, अभी ये भी है, अभी ये भी है, अभी है, और उसमें थोड़ा सा एडअप भी होगा। क्या क्या पढ़ती नहीं है, कोई काम नहीं करती, रोटी बनाने भी नहीं आती, किचन भी नहीं देखती, और नतिया क्या निकलेगा? हम जो है वो आईफोन से, मेरे ख्याल आजकल आईटेल चल रहा है, मैंने 2-3 रोड पे जो है वो क्यों मोबाइल की जगह आईटेल लिखा हुआ देखा, तो मैं आज पाकिस्तान का अपना कोई ब्रांड आ गया है शायद। तो आप जो वो वहां से वहां पहुंच जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो ईएमएफ था वो तो ठीक था, जो लॉस वोल्टेज था ना, उसने 2 लाख में से 1,90,000 लग रही है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था वो सिर्फ कितना हो? 10,000। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं? अब तो नहीं भूलेंगे, ठीक है? ठीक है, फिजिक्स पढ़े अपने जिंदगी के हालात से, ठीक है। अगर आप अपनी जिंदगी के हालात में फिजिक्स अप्लाई करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर उस इंटरनल रेजिस्टेंस के सामने तो ये ईएमएफ भी बेचारा कुछ नहीं बोलता, ठीक है ना? वो अपने ऑफिस में 100 लोगों को कंट्रोल कर रहा है। अब ध्यान देना क्या, ये तो कहानी घर घर की ना, इसके ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं करते, हमारा भी घर है। तो E is equals to VR plus VR। आगे समझ में आ रहा है कि सेल की मैक्सिमम टेंडेंसी जो है उसका ईएमएफ है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, जैसे ही करंट गुजरने लगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जाके उसने कहा भाई 3 वोल्ट जनरेट कर लो, हमारा हिस्सा हमें दो। तो सेल लेवल ये 1.2 वोल्ट तुम्हारे, तो फिर टर्मिनल पे कितना मिलेगा?
1.8। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ईएमएफ का 3, 1.8 बना टर्मिनल, क्योंकि लॉस वोल्टेज कितना है 1.2, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3 वोल्ट। मैंने इस अजम्पशन पे ये इक्वेशन डायरेक्टली लिखी है, याद बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। अगर मैं कहूं कि E बराबर होगा I इंटू स्मॉल r, बुरा तो नहीं मानेंगे, ओम्स लॉ, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ना, करंट की वैल्यू I है, रेजिस्टेंस R है, और इस VR को मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू कैपिटल R, वैसे लिखते रहे सेकेंडरी ब्रेस के अंदर। इसकी एक शक्ल और भी थी कुछ इस तरह, E is equals to IR plus V, where E is EMF, V is terminal potential difference and IR is basically the lost voltage। याद आ रहा है? अच्छा, अब किताब के अंदर डेरिवेशन ये वाली मौजूद है, लेकिन किताब के अंदर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो किसी न्यूमेरिकल के अंदर छुपा हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट है सेल का चार्ज होना और सेल का डिस्चार्ज होना। ये जो इक्वेशन है ये अप्लाई की जाती है व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, जब सेल लोड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। लेकिन आप इसका उल्टा कर दें, आप सेल को चार्ज करने की बात करें, तो मैं काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देता हूं, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। अगर आप सेल को चार्ज करेंगे तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, रॉकेट साइंस तो नहीं है, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या कह रहा हूं। अब ये ऐसा लिखा क्यों, मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं, सब नहीं होना पड़ेगा। हाँ, किसी के पास किताब मौजूद है, किसी के पास इक्का दुक्का बच्चा ऐसा होता है जिसके बैग में किताब कब की पड़ी हुई होगी, चेक कर, आज ही निकालिए। मेरे साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है, जिस दिन बैग से किताब निकाल लो उस दिन किसी के पास भी नहीं है। नबी मोहतरमा, इस बैग में अगर किताब नहीं तो बड़ा मीठे बन लिफ्ट नहीं करा रहे किताब नहीं, कोई ऐसा मसले है मैं किताब जो है वो किसी से मुस्कार ले लूं, आई विल बॉलो दी बुक। अब हमें पता है सारे अंग्रेज बैठे हुए हैं, आप लोग उर्दू बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, किताब के जाके देखिएगा, मैंने कल भी बात कही थी कि जो पढ़ाओ घर जाए किताब में पढ़े, न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करें। सवाल दो तरीकों का होता है, सिर्फ गौर से सुनते रहिएगा। A cell 12 volt is connected to a load resistance of 10 ohm and current of 2 ampere is passing through it। मैं सवाल सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। EMF गिवन है, तो रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, तो ये नहीं कराएगा। I भी मालूम है, A भी मालूम है, क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल r, कोई मुश्किल। सवाल इससे आ जाए, a source of what potential difference is needed to charge a battery of 10 volt EMF। तो अब सवाल दोनों, पहले वाला सवाल केस था when cell is discharging और दूसरा चार्जिंग, दोनों की इक्वेशन में फर्क है, दोनों की इक्वेशन में जो है वो फर्क, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए अब किताब क्योंकि हमारे पास मौजूद नहीं है, मैं सरसरी तौर पे बताता हूं। अगर मैं आपको मेरे पास एक सेल है 12 वोल्ट, तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 एम्पीयर। इस सेल में करंट पास होता है, लेट्स से तो बेटा ओम ही लिखा हुआ है, गौर से देखो, ओम तो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कभी जिंदगी में ऐसा लगे ना कि टीचर ने गलती की तो लाहौर पढ़े, क्योंकि शैतान का काम, ठीक। तो आर है 0.2 ओम। क्वेश्चन क्या है, व्हाट सोर्स इज नीडेड टू चार्ज अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट EMF of 0.2 एम्पीयर व्हेन करंट ऑफ 20 इज पासिंग थ्रू इट। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, V की। पहला तरीका आपने कहा चार्जिंग का केस है, फॉर्मूला लगाइए, V की जगह क्या लिखेंगे 12, नहीं, V की जगह V, E की जगह 12, I की जगह 20, R की जगह 12 इक्वल V माइनस 4, 20 इंटू तो 40 आता है, 20 इंटू 0.2 है तो
4 है, कैलकुलेशन होती कैसे, कोई कैलकुलेटर लगा, अगले स्टेप में 4 मान आके ऐड हो जाएगा क्या, 16 यूनिट चेक कर वोल्ट है, ठीक। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या समझना चाह रहे, देखिए आपने, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ गया तो ये तो आपका जैकपॉट लग गया है। ये तो सवालों की वो किस्म है जिसमें ना पेन उठाना पड़ेगा ना कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, आप सवाल आप देखेंगे कैसे। मुझे मालूम है कि ईएमएफ है 12 वोल्ट, अगर मुझे सेल को 12 वोल्ट देने हैं तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस का हिस्सा पहले से रखना पड़ेगा ताकि उसको पूरे 12 मिल सके। तो अब जरा कीजिए, ये 0.2 है, ये 20 है, तो इन दोनों से वोल्टेज कितना आएगा, 4 वोल्ट। अगर मैं चाहता हूं सेल तो मैं सेल को 12 नहीं दूंगा, मैं सेल को 16 दूंगा ताकि 4 यहां पे ज़ाहिर हो जाए, तो सेल को पूरे कितने में, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या कह रहा हूं मैं एक दफा रिपीट कर सकता हूं, कुछ इशू नहीं। चाहते हैं कि आप सेल को 12 वोल्ट तक चार्ज कर दें तो जो कुछ लॉस वो अलग से दे दीजिए, वो सब अलग से दे दीजिए ताकि तो पूरे 12 मिल सके। तो आप बताइए अगर ये सवाल पेपर में आ गया तो क्या मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इतनी नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहता कि 0.2 या 20 तो 4 बन गया, काम करते हैं जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैं आपसे कहूं मेरे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ है 26 वोल्ट, उसमें जो करंट जाता है वो जाता है 10 एम्पीयर, उसकी अपनी रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, मुझे दरकार होगा क्योंकि सेल को चार्ज करने की बात हो रही है। मैंने कहा कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खाने वाली है, 5 ओम, मैं इस 5 को 26 में ऐड कर दूंगा 31। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी मैंने तो ये वैल्यूज लिखी हैं पेपर में, तो ये वैल्यूज आपने सिर्फ क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 आया, 5 को 26 में ऐड किया, करते आंसर आसान है। बस आपने ये एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि न्यूमेरिकल जरूरी नहीं तो आप 30 सेकंड दें, 40 सेकंड दें, 50 सेकंड दें, कुछ सवाल तो ऐसे भी होंगे जो 10 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं। हमें हमें ये एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप करना है। अभी ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मुश्किल हो सकती है, उसका जिक्र जो है वो पहले कर दिया था कि हमें अपना टेस्ट डेवलप करने में थोड़ा सा लगेगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है, उम्मीद है कि आप सारे जो है वो बात तो लग गया तो ठीक है, अलग बात है, हमने तो 2 हफ्ते बाद चले जाना। तो बस में आ गई। हमें लेना ये में टाइम कैसे बचा सकते हैं, कोई नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, यहीं से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। और सिर्फ ये बता दें कल क्लास है सैटरडे, कल भी है ठीक, तो अब करेंगे कि संडे अब नहीं बताया बता देता हूँ, संडे को फिजिकल टेस्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपने साथ जो है ना वो बुक जरूर लेके आइएगा, क्योंकि आपके बुक्स होंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, बोर्ड पे सॉल्व करना चाहूंगा उस तरीके से आप भी कर सकते हैं, इक्वेशन लगा के पूरा सॉल्व कर ले, हम देखेंगे कि हम टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो बुक जरूर लेके आइएगा आपके, जबरदस्त, जो आपके पास से लेके आए। बहुत से वक्त क्या होगा, और बहुत से क्या होगा, कभी कभार आप किसी को क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, कोई कोई ऐसा इशू नहीं, फेडरल बोर्ड वाली बुक लेकर आए। तो वैसे फेडरल बोर्ड वाली है क्या, अब आप कौन से कॉलेज में, तो आप लोग तो काबिल एहतराम हो रहे हैं, सारे सिविलियंस हैं, तो आप भी आए, मैं आपकी किताब से पढ़ा इन लोगों को हम संभाल सकते हैं।